हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण से संबंधित सारे जानकारी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है पोषण के प्रकारों में। तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी या विषमपोषी पोषण होता है दूसरा। इसमें स्वपोषी मैंने पोषण और पोषण के केवल प्रकार बताया पिछले वीडियो में। क्योंकि स्वपोषी का परिभाषा और परपोषी का परिभाषा मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्वपोषी पोषण से संबंधित जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं वो थोड़ा बड़ा है और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इसको मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ और विषमपोषी का मैं अलग बनाऊंगा। तो चलिए, पहले वैसे तो होना चाहिए कि पोषण का परिभाषा देके हमें पोषण के प्रकारों का परिभाषा देना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि इस पोषण में क्या होगा कि जीव स्व मतलब अपना पोषण खुद ही करेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे पेड़ पौधे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अब विषमपोषी में जीव दूसरे पर निर्भर करेगा। स्वपोषी पोषण एक ही प्रकार का होता है, लेकिन विषमपोषी कई प्रकार के हो जाते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे। अभी हम स्वपोषी पोषण से संबंधित जितने भी जानकारी हैं सारा क्लियर करेंगे और जो जो प्रश्न उत्तर बनेंगे बीच बीच में मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए, स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। सभी जीव कार्बन से बने हुए हैं, तो कार्बन चाहिए ही चाहिए और ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। कैसे प्राप्त करता है ये? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो एक बात पता चला कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं, उन्हें अपना कार्बन और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये होता क्या प्रकाश संश्लेषण? तो वह प्रक्रम है ये जिसमें स्वपोषी क्या करता है, बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। जो भी बाहर से पदार्थ लेता है उसको किस में बदल देता है? ऊर्जा में। वो पदार्थ क्या है? CO2 और जल। जो पेड़ पौधे बाहर से लेता है उसका नाम है CO2 और H2O। इन्हीं दोनों को लेता है जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसमें बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या करता है? CO2 और जल के रूप में लिए जाते हैं जो पदार्थ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो एक वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल से CO2 और जल लेकर, वैसे जल नहीं वायुमंडल से लेते हैं, जड़ से लेते हैं, CO2 और जल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, कहेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 लेकर और जड़ से जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसको बदलता है? CO2 और H2O को। इन्हीं को किस में बदल देता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लूकोज आता है। यही मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। यही बनता है हम लोगों में भी। इस कारण से हमारा भी क्या कहते हैं, शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है, जो भी अब बता रहा है। अच्छा, एक बात हमें क्या पता चला, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये चार चीजें होना जरूरी है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, हमने अभी जाना। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। आगे जानेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। एक नया बात पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज नहीं होते उनको मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है ताकि बाद में यूज हो। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। रक्षित आंतरिक ऊर्जा यानी बचा हुआ ऊर्जा, और पौधे द्वारा समय समय पर जरूरत के अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। ठीक, कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसका कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित हो जाता है। तो भोजन से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में
किस रूप में संचित हो जाता है? ग्लाइकोजन। और उनमें किस रूप में संचित हो जाता है भाई? तो बस मंड के रूप में संचित हो जाता है। उनमें मंड, पौधों में मंड के रूप में, हम लोगों में ग्लाइकोजन के रूप में। दो बातें पता चला कि पौधे जो शेष ऊर्जा जमा कर लेते हैं बाद में काम आने के लिए, उन्हें वो मंड के रूप में होता है। और हम लोग जो शेष जमा कर लेते हैं शरीर में, बाद में यूज होता रहे उसका, उसको ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, और कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ा, इधर ही देखिए। अच्छा, थोड़ा सा समीकरण देख लेते हैं कि वायुमंडल से CO2 लेता है पौधा, जड़ से लेता है, नीचे धरती से H2O, और क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा, पत्ती में ही ज्यादा ये क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी ये काम हो पाएंगे। अब ये 6 CO2 और 12 H2O आते हैं अणु। 12 H2O में से 6 H2O 6 CO2 से रिएक्शन करके C6H12, सॉरी O2 तो बाहर हो जाता है, जुड़कर ग्लूकोज बना लेते हैं। फिर यहाँ से O2 निकलता है 6 की संख्या में, और यहाँ से 6 H2O भी बाहर आ जाते हैं। या सिंपल आप जान लीजिए कि CO2 H2O से अभिक्रिया कर ग्लूकोज O2 H2O बनाता है। बैलेंस कर देंगे 6 लगा के, हो जाएगा बैलेंस। तो क्या बना? यही ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो O2 बना ये हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये उसके अनावश्यक है, ये उसके लायक नहीं। वो केवल ग्लूकोज का H2O का यूज करता है। इसको जो उसके आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, उसको कहा जाता है उपोत्पाद। उपोत्पाद कहा जाता है। तो यहां से आपसे पूछ दे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? आप आंसर देंगे ऑक्सीजन गैस। उसी तरह हमारे लिए उप उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं हम लोग पेट में? तो हम CO2 जो इनके काम आता है, और H2 है ना। हमारे शरीर में उप उत्पाद के रूप में CO2 और H2 बनता है, जो हमारे काम का नहीं होता है। H2 तो काम का होता है, लेकिन फिर भी उसका भी निष्कासन हो जाता है। तो CO2 और H2 सह उत्पाद के रूप में बनते हैं, जो CO2 हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं ताकि पेड़ पौधे ले सके, और ये जो O2 छोड़ते हैं हमारे लिए, तो उनका छोड़ा हुआ O2 हमारे काम का, हमारे द्वारा छोड़ा हुआ CO2 उनके काम का होता है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो किसमें यूज होता है? रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य ऊर्जा को बदला जाता है यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भी सारी मैं आपको जानकारी देता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य का ज्यादा उपयोग होता है। ये एक अलग से अतिरिक्त जानकारी है, मैंने आपको दे दिया, तो जीके जीएस के काम में हो सकते हैं। ठीक, तो लाल रंग का ही ज्यादा यूज होता है, पत्तियां ज्यादा इसका यूज करती हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक पत्ती का काट आपको दिखाया गया है। पत्ती को यहाँ से फाड़ दिया गया है। ये जो आप बीच में निकला रहता है पत्तियों के बीच में, आप देखे होंगे, इन्हें मध्य सिरा कहा जाता है। जो इसके किनारे किनारे से ये सब निकले होते हैं, इनको पर्णपटल कहा जाता है। और जो यहाँ पे अंतिम सिरा होता है, ये वाला सिरा यहाँ पे, इसको सिरा कहा जा रहा है। अच्छा, इस डिजाइन को देखिए, ये जो डिजाइन गया है, इसमें ऊपर रहता है फ्लोएम और नीचे रहता है जाइलम। आपने संवहन बंडल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि संवहन बंडल में 2 बंडल होते हैं, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, जो दोनों मिलकर संवहन का काम करते हैं, ले जाने और ले आने का। वाहन माने ढोना। फ्लोएम क्या करता है कि खाद्य पदार्थ जो पत्ती में बनता है उसको ढोकर ले जाता है, चारों तरफ फैलाया जाता है। और जो जाइलम है वो क्या करता है, पानी को ले जाता है, खनिज लवण को धरती से उठा के पहुंचाता है इनके पास। पढ़े थे आप? अब देखिए, ये जो कट आपको दिखाया, फाड़ कर हम जो ले रहे हैं, इतना मोटा फाड़ेंगे तो ऐसा डिजाइन दिखाई देगा ना हमें। उसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाया गया है माइक्रोस्कोप की सहायता से। माइक्रोस्कोप की सहायता से यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है कि इस डिजाइन में कैसा डिजाइन पाया जाता है। तो कुछ इतना बड़ा सा करके दिखाया गया, इतना बड़ा होता नहीं है। माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसा डिजाइन दिखाया गया। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मोम की तरह होता है और क्यूटिकल का बना होता है, जो कठोर होता है। इसलिए तो पत्तियां देखते होंगे बहुत ही उसमें छलकाहट जैसा होता है, कठोर डिजाइन होता है ऊपर। उसके अंदर अगर आप आते हैं तो ऊपरी बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा का काम करेंगे। ठीक, फिर नीचे आइए, इसके अंदर जो ये गोल गोल दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े हर डिजाइन के हैं इसमें, उसको कहा जाता है हरित लवक। वही क्लोरोफिल है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल।
और एक और जानकारी यहाँ से आपको दे देता हूँ कि हरित लवक या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो यहाँ से जीके वाला पॉइंट है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो खाली स्थान आपको मिल रहा है ये है वायु कोश, जहाँ पे हवा भरती है। ये जितने भी आपको ये खाली स्थान दिखाई दे रही है ये सभी वायु कोश हैं जिनमें हवा भरते हैं। ठीक, ये है द्वार कोशिका। यहाँ से ये द्वार के कोशिका, ये देखिए द्वार कोशिका से क्या होगा, कोशिका के द्वार है जिसमें से हवा या कुछ भी प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके अंदर आएंगे। निचली बाह्य त्वचा ये नीचे की ओर है। इतना सारा जानकारी हमें मिला, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है हमें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान देखिए निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यहाँ से एक हमें बीबीआई पॉइंट पता चला कि प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, सोखने की क्षमता रखता है क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल रहेगा तभी जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है। अभी मैंने बताया सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होता है, क्योंकि ये जो सूरज से ऊर्जा मिल रही है उसको हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया करा के यूज कर रहे हैं, इसलिए वो कौन सा अभिक्रिया ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ये जल अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में अपघटित हो गया। तीसरा पॉइंट, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यहाँ पे अपचयन हो रहा है, CO2 का अपचयन हो रहा है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को त्याग रहा है। आप अगर केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान दें, हम रसायन शास्त्र को, तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि उपचयन और अपचयन क्या है। यहाँ पे ऑक्सीजन जब निकलता है किसी चीज से, किसी तत्व से, तो वहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के अलग हो गया है ना, ऑक्सीजन निकल के अलग हो गया है यहाँ पे। तो जब अलग होता है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रहा है, अपचयन। तो एक नंबर यहाँ से और बात पता चला कि प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे भी एक जीके या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, अपचयन अभिक्रिया। केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए नहीं है, केमिस्ट्री के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी पहले क्लोरोफिल सोखे प्रकाश ऊर्जा को, फिर रासायनिक प्रकाश ऊर्जा रासायनिक में, फिर हाइड्रो ये सब जल अणुओं का विघटन, फिर CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जरूरी नहीं है। जैसे मरुद्भिद पौधे रात्रि में, यानी मरुद्भिद का मतलब मरुस्थल पर पाए जाने वाले पौधे रात में CO2 लेते हैं, क्रिया बदल जाती है और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिन में तो O2, दिन में भी तो O2 लेते हैं, रात में भी CO2 लेते हैं। अच्छा, आगे आप बात समझिए। ये जो पौधे होते हैं मरुद्भिद पौधे रात्रि में भी CO2 लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। अब देखिए, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, दिन में क्या करता है कि ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देता है, फाइनल ग्लूकोज बना देता है। अच्छा, अब अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है, हम ये जानेंगे। पहले यहाँ पे जान लीजिए कि मरुद्भिद पौधे रात में तो CO2 लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। यही बात ध्यान देना है कि दिन में तो क्लोरोफिल फाइनल उत्पाद बना के छोड़ देता है, वो दिन भर यूज होता है, एक बार बना देता है तो, लेकिन रात के लिए नहीं हो पाता है तो इसलिए CO2 लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं ताकि दिन भर उनका काम चलता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कुछ विशेष पॉइंट कि अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक है, क्यों, कैसे मानेंगे। क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और क्या, और H2O नहीं, H2O आवश्यक है, फिर CO2 आवश्यक है। कैसे है ये सब जानेंगे। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं
अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया, ये हर बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसमें कई सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्या पता चला कि कोशिकांग जिसमें जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्रियाकलाप करके हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कितना आवश्यक है या क्यों आवश्यक है। यहाँ से परीक्षा में अगर 5 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। हमें अभी पता चला कि क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, उसी में पाया जाता है क्लोरोफिल, या यूं कहें क्लोरोफिल के समूह को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल जो है इसमें एक क्षमता होती है प्रकाश की ऊर्जा को सोखने की, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो मूल रूप से प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है क्लोरोफिल पर, यानी क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डिपेंड करती है होने की। तो इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, ये यूनिट का काम करता है, समझ लीजिए। यानी ये रहेगा तभी हो पाएगा। जैसे परमाणु से ही मिलकर बने हैं सभी पदार्थ, तो परमाणु मूल इकाई है। कोशिका से मिलकर बने हैं शरीर, तो शरीर का मूल इकाई कोशिका है, जिसके बगैर शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। उसी तरह बगैर इसके भोजन का निर्माण नहीं हो सकता, पौधों में ना ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ठीक, तो ये बात जाने। अब देखिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्लोरोफिल पाया किस में जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ठीक है, यह हरित लवक कही है। अब ये प्रकाश संश्लेषी अंग और क्लोरोफिल दोनों किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग प्रयोग देखेंगे कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे कि गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लेंगे, जैसे मनी प्लांट जो घर में लगाया जाता है छोटा सा, वो क्रोटन का पौधा, उसका पत्ता तोड़ लेंगे, जो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रख देना है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा मंड प्रयुक्त हो जाए। मंड या स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें पूरी तरह से आ जाए। अंधेरे में ये होता है स्टार्च का निर्माण। चलिए, हो गया। अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। रख दें सूरज के प्रकाश में ले जाके। पौधे से एक पत्ती अब तोड़ लेना है। तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हमें हरे भाग को अंकित कर लेना है और ट्रेस कर लेना उनको। जैसे ये हरा भाग है और ये बीच सफेद भाग है, हरे और सफेद चींटियों को नोट कर लेना है। फिर देखिए अब हमें क्या करना है कि कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल देना है। यानी पानी में डाल के इसको खूब उबालना है। इसके बाद इसे क्या करना है, अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा देना है। पहले पानी में उबाल लिए, पानी में उबालने के बाद उसमें से निकालिए। अब जो शराब होता है ना, अल्कोहल, जिसको शराब भी कहते हैं सामान्य भाषा में, उसमें डालना है हमको इस पत्ती को। अब फिर उसमें भी क्या करना है, बीकर को सावधानी से जल उष्मक पर रखकर तब तक गर्म करना है जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। यानी अल्कोहल को भी अब उबाल के इसमें गर्म करना है इसको। तो क्या होगा आगे देखिए, पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। देखिए पत्ती का जो हरा रंग है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। पत्ती का हरा रंग घटने लगेगा और विलयन का रंग कैसा होने लगेगा, हरा रंग। विलयन का रंग हरा होने लगेगा और पत्ती का रंग जो है हरा, वो घटने लगेगा। ठीक है, ये पता चलेगा हमें। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। तनु विलयन मतलब एक पानी में आयोडीन की मात्रा तनु लेना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और उसमें इस पत्ती को डाल देना है। फिर कितना मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। जो आयोडीन ऊपर लगा है उसको धो देंगे। पत्ती के रंग का अवलोकन करना अब हमें देखना है। और शुरू में पत्ती का जो ट्रेस किया
जो हमने पत्ती को ट्रेस किया था, हरा सफेद वाला भाग, उससे और इसकी तुलना करना है शुरू वाले में और अब क्या हुआ। फिर कह रहे पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसने तो केवल क्रियाकलाप दिया, अब मैं आपको निष्कर्ष निकाल के बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने आयोडीन डाला तो क्या हुआ, जो हरे भाग थे वो नीले हो गए, है ना, जो हरे भाग थे वो नीले हो गए, लेकिन जो सफेद भाग था वो उसी तरह सफेद ही रह गया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आयोडीन क्या करता है, हरे भाग को, यानी जहाँ पे क्लोरोफिल होता है उसको नीला कर देता है, और जहाँ पे हरा भाग नहीं होता है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, उस पर कोई असर नहीं दिखाता है। क्लोरोफिल जहाँ पे रहेगा वहीं पे मंड का निर्माण होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ पे मंड का निर्माण नहीं होगा, ना ही उसका रंग नीला होगा। इससे क्या पता चला कि आयोडीन डालने से हरे वाले भाग नीले हो गए, इसका मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल था वहाँ पे मंड का निर्माण हुआ, यानी भोजन बना, लेकिन जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे मंड का निर्माण नहीं हुआ, यानी वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए, भोजन निर्माण के लिए। तो यही प्रयोग है, तो 5 नंबर में आ जाता परीक्षाओं में कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, क्या एक प्रयोग साबित करें। क्लियर, मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, पहले आप थ्योरी पूरा समझ लीजिए, कहानी। अब हम जानेंगे कुछ और। एक बात हमने जान लिया कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, अब एक CO2 आता है, उसकी भी आवश्यकता समझेंगे, फिर जल की आवश्यकता, चारों पदार्थ CO2, क्लोरोफिल, जल और क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, चारों कैसे आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, सभी का प्रयोग है। चलिए पहले समझते हैं अब कि अब जो है हम अध्ययन करते हैं कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे लेते हैं और ये कितना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिए, CO2 के बारे में मैं कुछ और जानकारी देता हूँ कि ये प्रकृति में 0.03% पाया जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि 0.03 बटा में 100% हटेगा तो 100, यानी 100 भाग में 0.03 भाग क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या पॉइंट और हटाइए तो ऊपर आ जाएगा 3/10,000, यानी 10,000 भाग में 3 भाग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अगर इसको ग्राम में लेंगे तो 100 ग्राम में 0.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या 10,000 ग्राम में 3 ग्राम CO2। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अब देखिए आगे कैसे प्राप्त करते हैं, तो निश्चित है इन्हें कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसे वायुमंडल से प्राप्त करेंगे, क्योंकि वायुमंडल में है CO2, है ना, वायुमंडल से। कह रहा है कि कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पेड़ के पत्तियों में पाए जाते हैं, रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या इसको स्टोमाटा कहते हैं, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो भी गैस लिए जाते हैं और छोड़े जाते हैं पत्तियों के छिद्र से ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बगल में पत्तियों का छिद्र दिखाया गया है, पत्ती का एक बड़ा लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा बड़ा करके उसका एक छिद्र आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, समझते चलते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। क्या पता चला हमें कि जरूरी है कि केवल पत्ती से ही होता है, तने और जड़ से भी होता है, उनके सतह से, और पत्तियों के साथ साथ। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है वहां से जल की हानि होती है, यानी वहां से जल निकल भी जाता है। तो जल की मात्रा बनाए रखने के लिए ये छिद्र कुछ क्रिया करते हैं, देखिए क्या करते हैं। इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती, कम बार ये CO2 ले लेता है अपना खाना बनाने पर, तब पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कोशिका है छिद्र वाला, यहाँ पे ये छिद्र है जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। बीच में ये दोनों द्वार जैसा है, रास्ता दरवाजे जैसा है, इसलिए इनका नाम पड़ गया द्वार कोशिका है। और इनके ऊपर जो हरे हरे बिंदु पाए जा रहे हैं यही है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक,
अब इसी के अंदर हरे जो दाने दाने हैं ये पाया, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। आज जब CO2 काम पर अंदर चला जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। ये रहा बंद संरचना, तो A खुला B बंद संरचना। तब पौधा इन छिद्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ये खुलती हैं, बंद होती हैं। ठीक, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं, यानी इसमें पानी जब भर जाएगा तो ये फूल जाएंगी। फिर कह रहा है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। पानी कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं जब जल अंदर जाता है, जो द्वार कोशिकाओं के अंदर, तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। तो पानी इसमें भर जाता है तो फूल जाता है, तो पानी अब यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सिकुड़ता है तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने तो CO2 के लेने देने की क्रिया समझ गए। एक प्रश्न बन जाएगा कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो हम मुख्य रूप से रंध्र या स्टोमाटा का नाम लेंगे। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से बना कि CO2 कहाँ से प्राप्त करता है, वायुमंडल से। किसके माध्यम से अंदर जाता है, छिद्रों के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, तो ध्यान दीजिए। हम जानेंगे कि गैस का आदान प्रदान छिद्रों के द्वारा होता है। माध्यम है हमारा छिद्र, पता चल गया। लेकिन किस प्रक्रिया क्या है इसका भाई, तो प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण की क्रिया। विसरण की क्रिया से गैस जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी जहाँ पे अधिक है वहां से जहाँ पे कम है उस एरिया में जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और माध्यम क्या है, छिद्र। तो माध्यम पूछेगा तो छिद्र बोलेंगे, प्रक्रिया पूछेगा तो विसरण। अब हमें जानना ये भी जरूरी है कि CO2 कितना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। उसके लिए भी एक प्रयोग करेंगे जो वो भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। क्या, क्यों, हम जान लेंगे कि क्यों आवश्यक है। तो इसको अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया है कि प्रयोग व्यवस्था में हम एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना, तो एक डब्बा लेंगे जिसमें एक पौधे को रख देंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें रख देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH रख देंगे, और एक बिना KOH का डब्बा लेंगे जिसके अंदर पौधों को रख देंगे गमले में लगा। तो यहाँ पे वाच ग्लास रख दिया गया है, ये बेल जार है, बेलन है जिसके अंदर रखा गया है। अब इसी के तहत हम प्रयोग करेंगे, तो उस प्रयोग को हम लोग देखते हैं। ठीक, इस प्रयोग में हम क्या करेंगे कि गमले में लगे दो पौधे लेंगे जो समान आकार के हो। हम उसे 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे। अब अंधेरे में क्यों रखना है, ताकि मंड का निर्माण मत हो। अंधेरे में रखने से क्या होगा, मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। स्टार्च का निर्माण नहीं होगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पौधों को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखेंगे, शीशे की पट्टी पर। एक पौधे के पास हम लोग वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रखेंगे। एक पौधे के पास हम लोग KOH से भरा एक कांच ग्लास या वाच ग्लास कहिए, शीशे के ग्लास में रखेंगे। अब KOH का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये CO2 को सोखने का काम करता है। पोटेशियम KOH हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को सोखने का काम करता है। हमें वही तो जानना है कि CO2 आवश्यक है कि नहीं। ये CO2 को सोख लेगा और तब देखा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा है कि नहीं। रख दिए। अब क्या करेंगे, जो अभी हमने पीछे चित्र देखा वही उसी तरह सजाना है। उसी के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक देंगे, यानी एक शीशे का बेलन लेंगे, पूरा बड़ा सा जार, और उससे ढक देंगे दोनों पौधों को। एक के पास KOH का रखा गया है मात्रा। अब देखिए, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन यानी वासलीन लगा देंगे कि ताकि किसी तरह का हवा अंदर मत प्रवेश करे, न बाहर जाए। ठीक है, लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूरज के प्रकाश में रख देंगे। अब प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़ेंगे, दोनों में से एक, जिसके पास KOH रखा है उसको भी, उसमें से भी एक तोड़ेंगे, जिसमें नहीं रखा गया है उसमें से भी एक तोड़ेंगे।
अब उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। अभी हमने पीछे क्लोरोफिल की उपस्थिति की जांच के लिए क्या किया, उसे एल्कोहल में उबाला। तो यहाँ पे फिर हम जो है एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। एल्कोहल उसमें क्या करेंगे, हम लोग उबालेंगे। उबालने के बाद जब पत्ती उबल जाएगी तो फिर उसे निकालेंगे। निकालने के बाद उस पर आयोडीन डालेंगे। क्यों आयोडीन डालेंगे? ताकि पता चले कि उसमें मंड का निर्माण हुआ है कि नहीं। अब देखिए, क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? तो आंसर होगा नहीं। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखिए, जिसके पास KOH रखा गया होता है वो CO2 सोख लेता है। उस बेल जार के अंदर जितना भी CO2 होगा उसको वो सोख लेगा। तो सोख लेगा तो उसमें जिसमें बेल जार में KOH रखा था उस पत्ती पे हम डालेंगे आयोडीन तो वो नीला रंग में नहीं बदलेगा, और जिसमें नहीं रखा गया था वो नीला रंग में बदल जाएगा। यानी इस प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि जिस KOH ने क्या किया कि CO2 को सोख लिया, जिस कारण से वहां पर आयोडीन ने नीला प्रभाव नहीं दिखाया। अगर CO2 रहता तो वहां पे नीला प्रभाव दिखाई देता। दूसरे वाले जार में CO2 था, उसे KOH ने वहां उसमें KOH नहीं था, इसलिए उसे सोखा भी नहीं, इसलिए आयोडीन ने उसे नीला कर दिया। यानी कहीं न कहीं इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि CO2 का भी रहना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आया? यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है, इसको प्रयोग द्वारा या क्रियाकलाप द्वारा साबित करें। तो प्रश्न को हम देखेंगे बाद में। चलिए अब आगे है, बता रहा कि उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर, अभी हमने दो देख लिया, एक क्लोरोफिल देख लिया, एक CO2 का देख लिया। क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों जो अभी प्रयोग हमने किया, दोनों के दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। नहीं होता सूर्य का प्रकाश तो ये दोनों प्रयोग भी नहीं हो पाते। सिंपली है, आप किसी पौधों को अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दीजिए, किसी तरह का उसमें प्रकाश मत आए, ठीक है? तो देखिए वो पौधा कुछ दिन के बाद मुरझा कर सूख कर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह प्रयोग हो जाएगा, ठीक। अब यानी बिना सूर्य के प्रकाश का मंड या निर्माण नहीं होगा स्टार्च का, अब कोई काम नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, अब स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं हमने जान लिया, है ना। अभी ऊपर सारे क्रियाकलाप देखें प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। शरीर जैसे स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। स्थल वाले पौधे जल का अवशोषण मिट्टी से करते हैं, ये बात पता चला। चलिए, CO2 का अवशोषण कहाँ से करते हैं? वायुमंडल से। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम आदि अन्य पदार्थ में मिट्टी से लिए जाते हैं। पानी का अवशोषण करने से क्या क्या फायदा हो जाता है? पानी के साथ साथ जो भी मिट्टी में घुले नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम है आदि, वो सभी पानी के साथ घुलकर आ जाते हैं और पेड़ पौधे उसका यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन तत्वों का जो भी तत्व है, ज्यादा नाइट्रोजन मुख्य है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है पौधों के अंदर, ठीक। ये जानकारी पता चला। अब इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अगर पूछ दे आपसे नाइट्रोजन तत्व को किस रूप में लिया जाता है पौधों द्वारा, तो हम बोल देंगे उसके नाइट्रेट को नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। जीवाणु जो इनके जड़ों में पाए जाते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ के सोख के और उसको बना देते हैं नाइट्राइड में या यौगिक में, और उसी कार्बनिक यौगिक के रूप में ये पौधे लेते हैं। आ रहा बात समझ में? अगर आपसे पूछे कि जल किस प्रकार आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो सिंपल है कि अगर हम एक दिन जल ना दे तो पौधा मर जाएगा। तो जल की उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिना जल के पौधे प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए उसको धूप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर पानी न मिले तो वो दूसरा दिन ही सूख जाएगा। तो पानी तो इसी प्रकार आवश्यक, तो इस प्रकार होता है और ये टॉपिक खत्म होता है। तो जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बताया।
अब इस प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आएंगे इस वीडियो से, इस लेक्चर से, स्वपोषी पोषण से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके किताबों में क्या क्या दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।